Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 भारत एक खोज का पाठ 5 नई समस्याएं समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। दिल्ली को मौत की नींद से उठाने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया और उसके खंडहरों पर दक्षिण के कई राज्य उठ खड़े हुए। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के अंत में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग और जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिणी भारत की स्थिति बेहतर थी और वहीं के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब भारत में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। बाबर मतलब अकबर का दादा, अकबर के दादाजी बाबर, जो मुगल साम्राज्य के थे, जिसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। और उसके बाद तो उसका पूरा वंश जो है वो एक के बाद एक सब राज करते गए। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था, और उसके बाद तुर्क मंगोल मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का समीपवर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुत ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी। भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर के हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया। अब ये जो बाबर ने आक्रमण किया भारत पर राज करने के लिए, तो उसके बाद वो वापस नहीं गया। वो उसके पीढ़ी जो थी, उसके खानदान के जो लोग थे वो वहीं बस गए और पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर राज करने लगे। और उस समय ऐसा ट्रेंड था कि हिंदू और मुस्लिमों में विवाह हुआ करते थे। अकबर ने खुद एक हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से शादी की थी। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रित हो गई। गो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने की थी।
हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते थे। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों के विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों से प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। अच्छा, हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में एक लेसन पढ़ा था, खान पान की बदलती तस्वीर। उसमें हमने यह पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद लोग नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में अपने देश में ही, भारतवर्ष में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आए और अपने साथ अपना खान पान लेते आए, जिससे अब संपूर्ण भारतवर्ष में सारी खाने की चीजें मिलती है। और उस समय जब मुगलों ने आक्रमण किया या मंगोलियंस ने आक्रमण किए या अरबियों ने आक्रमण किया, तो जब इन लोगों ने आक्रमण किए विभिन्न कारणों से और जब कुछ लोग यहाँ पर परमानेंटली बस गए, तो क्या हुआ, उनके साथ उनकी संस्कृति, उनके साथ उनका खान पान, उनके साथ उनका पहनावा, ये सारी चीजें भी आई। और जिससे क्या हुआ कि काफी दिनों तक जब वो यहीं पर बस गए, यहीं रहने लगे, तो हर एक संस्कृति, हर एक सभ्यता में बहुत कुछ ऐसा अच्छा भी होता है जो हमें सही लगता है और अच्छा लगता है और हम उसे अपना लेते हैं। तो ऐसा ही भारतवर्ष में भी हुआ कि मुगल जब आए और यहीं रह गए, यहीं बस गए, तो उनकी संस्कृति भी उनके साथ साथ आई। उनकी संस्कृति में जो अच्छी बातें थी वह हिंदुओं ने भी अपना लिया। वास्तुकला मतलब जैसे चित्रकारी या फिर कह सकते हो संगीत, गायन, नृत्य, ये सारी चीजें जो हैं भारतीयों ने अपना ली। पाठ का तृतीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।